तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ पढ़ाई की। तो अगर आप पढ़ाई से संबंध रखते हैं या इंटरेस्टेड हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। 100% गारंटी है, यहाँ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, हिंदी की ये चौथी वीडियो अपलोड हो रही है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं बेसिक हिंदी। दूसरी हमने वर्णमाला पर अपलोड की थी जिसमें हमने स्वर के बारे में पढ़ा था। और तीसरी वीडियो हमने क्या है, व्यंजन। वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन हमने पढ़ने हैं उसमें व्यंजन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था। तो व्यंजन का हमने एक पार्ट कल अपलोड कर दिया था और दूसरा पार्ट आज अपलोड करने वाले। दूसरा पार्ट शुरू करने से पहले इस पार्ट के बारे में जानना आवश्यक है। देखिए, व्यंजन हमने पढ़ा था कल, इसका वर्गीकरण क्या था, किस किस आधार पर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। अगर आपने ये सब नहीं देखा है या ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो एक बार वीडियो को देख लें। कोई सी भी वीडियो करंट अफेयर से लेके या हिंदी जीएस से रिलेटेड एक बार प्लेलिस्ट में आप जाइए, जिस भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं वहाँ पर देखिए। और इस वीडियो से पहले आप इससे पिछले वाली वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको आगे का ये जो है समझ आएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम ये पार्ट 2 व्यंजन का वर्गीकरण। देखिए, कल हमने कुछ और किया था, आज हम कर रहे हैं किसके आधार पर, प्राणत्व या उच्चारण के आधार पर। या तो आपको पेपर में क्या है, प्राणत्व के आधार पर पूछा जाएगा या फिर उच्चारण के आधार पर। पहले यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। प्राणत्व क्या होता है? प्राण यानी यहाँ पर प्राण का अर्थ है हवा, हवा या फिर दबाव। जिस वर्ण को बोलते हुए हमारे मुख से जितनी हवा निकलती है, यानी या तो कम हवा निकल रही है तो उसके लिए हम कुछ और नाम देंगे, और अधिक हवा निकल रही है तो उसके लिए हम कुछ और नाम देंगे। तो देख लेते हैं, प्राणत्व या उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। पहला प्रश्न तो यहीं से आता है, तो लिख लो कितने, 2 प्रकार होते हैं। और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। किसके आधार पर, प्राणत्व या उच्चारण के आधार पर। देखिए, इसमें से हम सबसे पहले अल्प प्राण कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण से हमारा अभिप्राय यहाँ पर, अल्प यानी थोड़ा या छोटा या फिर कम। अल्प यानी कम, यानी जब हमारे मुख से कम हवा निकलती है कुछ वर्णों को बोलते हुए, कुछ वर्णों का उच्चारण करते हुए, तो उसको क्या नाम दे दिया गया है, अल्प प्राण। और जब अधिक हवा निकले हमारे मुख से तो उसके लिए क्या नाम दे दिया गया है, महाप्राण। तो अल्प प्राण में कौन से व्यंजन आते हैं और महाप्राण में कौन से व्यंजन आते हैं, यहीं से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, अल्प प्राण के अंतर्गत क्या क्या आता है, सभी स्वर, यानी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लो, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं सभी स्वर प्लस सभी स्वर कौन से, जो हमने कल करवाए थे, अ, आ, ई, उ, ये सारे क्या है, स्वर है। यानी ये सारे के सारे स्वर आ जाएंगे, प्लस सभी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। अब इस चीज को आप कैसे समझे, सभी वर्ग, ये क्या है, वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये बोल रहा है कि सारे के सारे जितने भी वर्ग है उसका क्या चाहिए हमें, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण चाहिए। तो पहला, तीसरा, 5वां कौन सा होगा, ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये क्या है, पहला वर्ण है सभी वर्गों का। तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, एक छोड़ के क्या आ जाएगा हमारे पास, तीसरा। ये भी क्या है, सभी वर्गों का तीसरा वर्ण। और बोल रहा है कौन सा, 5वां। ये हो गया हमारे पास 5वां वर्ण। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में। इतना ही नहीं है, कुछ और भी है इसके साथ, प्लस अंतस्थ व्यंजन। अब मैंने कल लिखवाया था अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो मैं अब अगर यहाँ डायरेक्ट बोलूँ प्लस कि इसके साथ अंतस्थ व्यंजन ऐड कर लो, तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे या, र, ल और व, अंतस्थ। ये क्या है हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो ये तो होगी बात किसकी, अल्प प्राण की। इतनी सारी की सारी चीजें किस में आएगी, अल्प प्राण में। देखिए, सभी स्वर हो गए, स्वर तो अब हम किस में रखेंगे नहीं, महाप्राण में क्या है, रखेंगे नहीं।
बचे हमारे पास क्या, ख वाली लाइन, घ वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली। तो लिख लो, महाप्राण की परिभाषा मैंने बता दी, जिनके लिए हमें ज़्यादा वायु की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा हवा की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या क्या आएगा, सभी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। देखिए बचा ही हमारे पास क्या है, दूसरा और चौथा। ये दूसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर। इसी तरह दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, यानी सभी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। प्लस बोल रहा है, प्लस और क्या चाहिए, ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन, फिर वही बात आ गई, ऊष्म व्यंजन में कल आपको बता चुका हूँ कौन से होते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन। ये श, पेट कटा श, स और ह, ये हो गया हमारे ऊष्म व्यंजन। तो अल्प प्राण और महाप्राण आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। एक लाइन बची, अक्षर त्र, ज्ञ और श्र। ये हम ना तो अल्प प्राण में रखेंगे ना महाप्राण में रखेंगे। इसका एक कारण है, क्योंकि ये जो अक्षर बने ना, ये संयुक्त व्यंजन है, ये इन्हीं में से जुड़ के बने हैं। तो ये तो हमें एक बार कर चुके हैं, तो दोबारा क्यों रखेंगे हम इसमें, समझ रहे हैं ना आप। तो इसलिए ये किसी भी उसमें नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये था प्राणत्व और उच्चारण के आधार पर। अब हम करेंगे घोषत्व के आधार पर। तो अगला है हमारा घोषत्व या स्वतंत्रिक में कंपन के आधार पर। किसका, व्यंजन के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, इसमें भी लिख लो, 2 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अघोष और घोष या फिर सघोष। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है। ये मैं बाद में करवाता हूँ, पहले इससे पहले जो हमने किया अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए मैंने पहले भी बताया था, अल्प प्राण में जो है कम हवा निकलती है, महाप्राण में यानी बड़ा या ज़्यादा, उसमें ज़्यादा हवा निकलती है। मैं एक चीज़ यहाँ भूल गया था, देखिए आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। अल्प प्राण में मैंने बोला पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखिए पहला, तीसरा और पांचवा बोल के देखिए, क, ग, ग, च, ज, य। फिर देखिए महाप्राण, जिसमें दबाव ज़्यादा पड़ता है, हवा ज़्यादा निकलती है, ख, घ, दबाव देके बोलना पड़ता है, छ, झ, परंतु ये क्या है, नॉर्मल चली हुई है, च, ज, य, छ, झ। तो ये समझ आ गया। अब आ जाते हैं घोषत्व और स्वतंत्रित में कंपन के आधार पर, यानी जिन वर्णों को बोलते हुए कंपन कम या ज़्यादा हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, घोषत्व या स्वतंत्र के आधार पर। इसमें 2 प्रकार है, अघोष या घोष या फिर सघोष। और ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, हमें पता ही नहीं चलता कि घोष क्या है, सघोष क्या है, अघोष क्या है। 2 भाई है परंतु नाम कितने हैं, 3। ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि 2 जो एक जैसे नाम है वो किसके साथ लगाए, अघोष के साथ लगाएं या सघोष के साथ लगाएं या घोष के साथ लगाएं। तो आज मैं सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलेंगे, बस ध्यान से सुनना है। किताबों में आपको सबसे पहले दिखाई देगा सघोष, फिर उसको अबली करके शायद घोष होगा या कुछ और होगा, परंतु आपने सबसे पहले क्या लिखना है, अघोष। देखिए जब भी हम किसकी बात करते हैं, स्वर लिखते हैं या वर्णमाला लिखते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अ से। अ से करते होंगे। जब हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। देखिए हमेशा चलता है, जब हम गिनती काउंट करेंगे तो 1 से करेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे तो अ से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ भी किससे कर रहे हैं, अ से स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर पर क्या याद रखना है, अघोष। अब अघोष में क्या है, आपने काउंटिंग ध्यान रखनी है, काउंटिंग यानी 1 2 3। तो सबसे पहले अघोष यानी अ, काउंटिंग यानी 1। तो जहाँ अ आएगा वहाँ 1 से स्टार्ट करना है, बस इतना सा फॉर्मूला याद कर लिया तो कभी भी ये चीज़ नहीं भूलोगे। देखिए अघोष में क्या आता है, सभी वर्ग का पहला और दूसरा, अ से स्टार्ट है इसलिए पहला और दूसरा, प्लस क्या आएगा, श, पेट कटा श, स। देखिए इसके पीछे भी, हर चीज़ के पीछे क्या है, लॉजिक है। मैं यहाँ पर क्या लिख सकता था, ऊष्म व्यंजन, परंतु ऊष्म व्यंजन मैंने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों लिखा, श, पेट कटा श और स, क्योंकि इसमें से एक चीज़ गायब है, और जब इसमें से कोई एक चीज़ भी गायब होगी तब हम उसको क्या है, उसके नाम से नहीं पुकार सकते। गायब क्या है, ह इसमें नहीं आएगा, और यहीं से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, नोट कर लेना। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें आएगी, श, पेट कटा श और स। तो समझ आ गया, वर्ग का पहला और दूसरा प्लस श, पेट कटा श और स। वर्ग का पहला और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये और ये 2 लाइनें किस में आ जाएगी, अघोष में। ये शुरू की 2 लाइनें आ जाएगी
अघोष में। उसके बाद अब आ जाते हैं किस में, घोष या सघोष में। तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ एक याद करना है, कौन सा, अ, जहां से हम स्टार्ट होते हैं, अघोष। बस अघोष सिंगल है और सिंगल ही रहेगा और एक से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो बच्चा घोष हो सघोष हो वो आपने एक साइड रख लेना। तो ये घोष पूछे चाहे सघोष पूछे, आपको जब अघोष पता है तो इसका पता ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए इसमें क्या आएगा, सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी जितने भी वर्ग है इसके क्या है, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे किस में आएंगे, घोष में। तो यहां आप देख सकते हैं ये आपके घोष में आएंगे। प्लस क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन सी, ये मैं लिखवा चुका हूं, य, र। अब मैंने यहाँ नाम बोला है तो अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या है, सारे के सारे, य, र, ल, व, ये भी किस में आएंगे, घोष या फिर सघोष। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो यहाँ से बनता है, ह। ह देखिए ऊष्म व्यंजन का है परंतु किस में आता है, घोष या सघोष में। और बाकी जितने भी इसके तीन भाई है वो कहाँ रहते हैं, यहाँ अघोष में। तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने बात की थी स्वतंत्र के आधार पर, यानी कंपन के आधार पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं क और ख बोलेंगे। इसमें क्या है, अघोष में जो है कंपन कम होती है। इसकी परिभाषा शायद मैंने नहीं लिखवाई थी, तो परिभाषा लिख सकते हैं, जिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमारे मुख से कम या बिना कंपन के साउंड निकले वो कौन से होते हैं, अघोष। और जहाँ पर जो है अधिक कंपन महसूस हो वो कौन से होता है, घोष या सघोष। क, ख, च, छ, ट, ठ। परंतु यहाँ से क्या है, अब बदल जाएगा, देखना, ग, घ, ग, ज, झ, य, ड, ढ, ण। ये क्या है, कंपन ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए ये किस में आ जाएंगे, घोष या सघोष में। तो ये हमने दो टाइप कर लिए। बढ़ते आगे, आगे करेंगे हम उच्चारण स्थान। अब इससे आप क्या समझे, देखिए उच्चारण क्या होता है, किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन करना। स्थान यानी जहाँ से उस चीज़ का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ शब्द या कुछ वर्ण तो देखिए वही है 33, जो मूल व्यंजन कितने हैं, 33 और 11 स्वर। परंतु 33 व्यंजन और 11 स्वर ये हमारे किस भाग से बोले जाते हैं, हर इसका क्या है, अलग अलग बोलने का तरीका है। एक ही जगह से सारे थोड़ी बोले जाते हैं। अब जैसे माँ, पापा, र, द, कुछ तालु से बोले जा रहे, कुछ कंठ से बोले जा रहे, कुछ ओठ से बोले जा रहे, कुछ जो है दंत प्लस ओष्ठ यानी ओठ से बोले जा रहे। तो हर चीज़ का तरीका अलग है। तो ये उच्चारण स्थान हम करने वाले। देखिए सबसे पहले ये ट्रिक लिख लो आप, अगर नोट्स बना रहे हो अच्छे से नोट्स बना लो। मैं हर बार बोलता हूँ, एक बार पेन चला लो, जो अपने हाथ के बने हुए नोट्स होते हैं उसमें मज़ा ही कुछ और होता है। मैं खुद नोट्स तैयार करता हूँ, मुझे जो उसमें मज़ा है कुछ और ही आता है। मुझे कभी भी किसी के नोट्स पढ़ने के क्या है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि जो अपने हाथ से की हुई मेहनत होती है वही हमेशा काम आती है और उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए एक बार नोट्स बना लो अच्छे से, हमेशा लाइफ टाइम काम आएंगे। तो सबसे पहले ये आप उतार लो पॉज करके, फिर मेरे साथ क्या है प्रोनाउंसिएशन करो। अकुहा, अकुहा विसर्ग नाम कंठ। देखिए जो तो पहली बार इसे सुन रहे होंगे वो हो सकता है यहीं पर वीडियो छोड़ दें, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, परंतु टफ कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। एक बार मैं पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं बिना देखे आपके साथ उच्चारण करूँगा। अकुहा विसर्ग नाम कंठ, ईचु यश नाम तालु, रेटु रशा नाम मूर्धा, लतु सावर्ग नाम दंत, उपवर्ग नाम ओष्ठ। अब एक बार आपने पढ़ लिया होगा, अब हम जो है इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। देखिए अकुहा विसर्ग नाम कंठ, ईचु यशा नाम तालु, रेटु रशा नाम मूर्धा, लतु सावर्ग नाम दंत, उपवर्ग नाम ओष्ठ। इस तरह से आपको ये संस्कृत याद करनी ही पड़ेगी। ये रट लो, कुछ भी नहीं है, बस 5 बार अगर पढ़ लिया तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, अकुहा विसर्ग नाम कंठ, ईचु यशा नाम तालु, रेटु रशा नाम मूर्धा, लतु सावर्ग नाम दंत, उपवर्ग नाम ओष्ठ। बस इतना याद हो गया तो समझो ये 2 से 3 नंबर पक्के हैं। देखिए अब मैं इसको समझा देता हूँ कि है क्या चीज़ ये। मंत्र तो आपने पढ़ लिया, परंतु चीज़ क्या है। देखिए हर एक वर्ण का, अब हम कुछ चीज़ें जो रह गई थी स्वर और व्यंजन में, वो सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाले। बाकी तो लगभग सारी की सारी चीज़ें कवर हो चुकी है हमारी उच्चारण स्थान में।
परंतु जो चीज़ें इसमें कवर नहीं हुई वो हम इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिख रहे हैं और यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनता है। देखिए सबसे पहले चीज़ आपने नोट की होगी कौन सी, ए आई, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, कंठ या तालु लिख सकते हैं आप, कंठ तालु, यानी कंठ और तालु दोनों से ये चीज़ें बोली जाती है। ए आप बोल के देखो, ए आई, कंठ और तालु का इसमें क्या है, प्रयोग हो रहा है। दूसरा है व और फ। देखिए जो ये व बच गया था इधर, ये वाला, ये कहाँ कवर हो चुका है, यहाँ पर। व और फ ध्यान रखना है, एक फ क्या है, यहाँ पर आ चुका है, तो ये फ नहीं है, ये दूसरा है। कौन सा, अगर आपको यहाँ ये बिंदी दिख रही होगी, ये फारसी वाला फ है, ये जो ये बिंदु लगा है ना इधर, ये, तो अगर बिंदु वाला फ आ जाए तो यहाँ आएगा, और ये वाला फ आ जाए तो उपवर्ग नाम ओष्ठ, ओष्ठ में आएगा। परंतु अगर इस फ की बात की जाए तो ये किस में आएगा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, यानी दांत और ओंठ से जो बोले जाते हैं वो कौन से, व और फ। उसके बाद आ जाओ ओ औ, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या, कंठोष्ठ, यानी कंठ यानी गला प्लस स्ठ यानी ओंठ, गले और ओंठ की सहायता से जो बोले जाते हैं वो कौन से है, ओ औ। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ। व फ का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य। लास्ट में बचा अंग, तो ये तो आप ऐसे भी लगा दोगे, क्या, नासिक्य, यानी नाक से, ये पूरी की पूरी तरह क्या है, नाक से बोला जाता है। तो अब जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या हिंदी का पोर्शन हमें आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, या आप फिर करंट अफेयर की तरफ जाना चाहते हैं या जीएस की तरफ जाना चाहते हैं। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमारा क्या है, मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। महत्व है, देखिए अ से क्या समझना है आपने, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अ का मतलब है यहाँ अ और आ दोनों आएंगे। अकुह, क का मतलब है यहाँ पर, अ का हो गया, क का मतलब है क वर्ग। क वर्ग कौन सा है हमारा, ये वाला, ये पूरा का पूरा वर्ग। फिर है ह प्लस ह प्लस विसर्ग, विसर्ग वाली जितनी भी चीजें होगी वो विसर्ग। तो ये आपको समझ आ गया कि क्या है, अ आ क वर्ग ह प्लस विसर्ग। इन सब चीजों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। देखिए प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या लगाना है, कंठ। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा कोशिश करूंगा आपको एमसीक्यू बनाने की, तो वहाँ आपको पता लगेगा कि किस टाइप से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा देखो, ईचू यश नाम तालु, यानी ई का मतलब यहाँ क्या है, छोटी ई और बड़ी ई, प्लस च का मतलब यहाँ क्या है, च वर्ग। का वर्ग हमने कर लिया, अब है च वर्ग, यानी च का पूरा वर्ग, प्लस य और श, यानी प्लस य और श। देखिए श एक होता है, श एक होता है पेट कटा श, तो ये वाला श है, इसको ध्यान रखना है। तो बोल रहा है ई बड़ी ई प्लस य श प्लस च वर्ग, ये सारे के सारे इनमें से कोई भी चीज पूछी जाए तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। प्रश्न आ सकता है कि श का उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर इस श की बात की जाए तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट लाइन पर, री टू रशा नाम मुर्दा। देखिए री का मतलब आप समझ रहे हैं, री प्लस ट का मतलब क्या समझे, ट वर्ग, ये पूरा का पूरा वर्ग, प्लस र और पेट कटा श, तो प्लस र और पेट कटा श, ये श यहाँ से आया और र यहाँ से आया, र और श।
तो ये सारे के सारे इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? आपने देखा होगा कंठ यानी गला, तालु यानी जो ये चीज़ है ऊपर, मूर्धा यानी अंदर का भाग। और उसके बाद अब हम कर रहे हैं ल तु सा वर्ग नाम दंत। ल का मतलब यहाँ पर लेना है आपने ल, त का मतलब है त का पूरा वर्ग, प्लस स का मतलब स, ये वाला स। ह हमने कंठ में पढ़ लिया, यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। श हमने यहाँ पर पढ़ लिया है ये, और य, र भी हो गया, ल भी हो गया, य और व बचे, वो हम आगे करेंगे। ल तु स वर्ग नाम दंत। तो ल का मतलब समझ आ गया, त वर्ग सा वर्ग, और इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। यानी ये सारे के सारे चीज़ें कहाँ से बोली जाती है? हमारे दांत का इसमें मेन प्रयोग होता है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब है लास्ट कौन सा? उपवर्ग नाम ओष्ठ। यानी ऊ से क्या समझे आप? ऊ और बड़ी ऊ प्लस प, यानी त वर्ग हो गया था हमारा, अब है प वर्ग। प का पूरा वर्ग आप इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया उपवर्ग नाम ओष्ठ। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से बोली जाती है? ओष्ठ। इनको बोलने के लिए ओंठ का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। देखिए यह जो है, जो मैं यहाँ बोल रहा था, ये यहाँ आ चुका है यह, और क्या बचा? रे टू श, वह बचा। ये मैं अभी बता दूंगा वह कहाँ आएगा। तो ये मेन उच्चारण स्थान थे, इनको आपको जो है याद करना ही पड़ेगा। एक बार फिर से मेरे साथ आप उच्चारण कर सकते हैं। अकुह विसर्ग नाम कंठ, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लतु सवर्ग नाम दंत, उपवर्ग नाम ओष्ठ।